गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये क्लियर कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। देखिए, हमने कहा कि जो किसी भी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में बात करें या फिर मटेरियल की बात करते हैं, वहाँ जो है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इफेक्ट करती है, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है। क्लियर है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, हमारे पास क्या है, पहले रेजिस्टिविटी वेरी करती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कंडक्टर्स के लिए क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होती है, इंसुलेटर्स के लिए क्या होती है, ठीक है। ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो वहाँ हमने कहा था J इज इक्वल टू कितना था बेटा, J इक्वल टू सिग्मा ई, पढ़ा था बेटा हमने, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या बेटा, कंडक्टिविटी, क्या है बेटा, कंडक्टिविटी। और उसका वैल्यू कितना था मेरे पास, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। तो देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बाई एम है, और सिग्मा का रेसिप्रोकल जो होगा वो रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है बेटा, कंडक्टिविटी। यहाँ देखिए बेटा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी या जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टो के। अच्छा, टो ले रहे हैं, बाकी और चीज़ बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें वो तो कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट रहेगा बेटा हमारे पास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या वेरी करेगा हमारे पास है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए कैसे, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ बेटा, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमने क्या बोला था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हमारे पास है कि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं। रीजन देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हाई स्पीड से क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। वो भी कैसा है, रेंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही रेंडमली अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे। अब तो नंबर ऑफ कोलिजन के इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में दो कंटिन्यूस सक्सेसिव जो कोलिजन है उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए बेटा, कंडक्टर्स की बात करिए, ठीक है। बिकॉज उसमें ऑलरेडी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में बात करें, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक एरिया है जब बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग हमारे पास लाइन में हम बात करें वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपने जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस क्राउड वाले एरिया के अंदर मान लो सपोज करो अचानक बोल दिया जाए कि फायर लग गई है या मान लो बम ब्लास्ट हो गया है हमारे पास, ठीक है, सपोज करो ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होंगे सर, इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सडन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो सब अपने आप को सेव करने के लिए इधर उधर भागेंगे। यही है, जब भागेंगे तो क्या होगा, उनमें नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा, क्राउड ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने का मतलब है दो कंटिन्यूस जो सक्सेसिव कोलिजन है उनके बीच का गैप जो है, इंटरवल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कोलिजन जल्दी हो रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, और टाइम पीरियड कम होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और वही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर? चलिए, अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो बिकॉज वी नो दैट द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रो एल बाई ए। क्या उसकी लेंथ में कोई चेंज आया, नहीं आया सर। एरिया में कोई चेंज आया, नहीं आया सर।
दैट मीन्स एल बाई ए क्या है, कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटा इसके रो के। अगर एल बाई ए इज ए कांस्टेंट है दैट मीन्स हम कहते हैं आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके रो के। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस ऑल्सो भी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इस कैसे इंक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट में होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो यह बात तो समझ में आ गई कि कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा नाउ सपोज करो T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो 1 इज इक्वल टू रो नॉट मान लिया। अच्छा रो नॉट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। ठीक है, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें हमारे यहाँ। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट T डिग्री सेल्सियस की बात करें तो मैंने कहा हमारे पास है ये T1 है, इसको T2 कंसिडर कर लो। रो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, रो T साइन मेरे पास किसके लिए, T डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, टेम्परेचर राइज किया तो बेटा क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी राइज हो रही है। यहाँ मैं बात कर सकता हूँ रो T इज ग्रेटर देन हो गया मेरे पास कितना, रो नॉट ये हुआ। और चेंजेस कितने का आ रहा है, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो T माइनस रो नॉट, ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, कितना चेंजेस आएगा, जो चेंजेस जो मेरे पास है, चेंजेस इन रेजिस्टिविटी, वो दो चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट तो हमारे पास है इनिशियल रेजिस्टिविटी, किस पर, इनिशियल रेजिस्टिविटी पर। और सेकंड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर डिफरेंस पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, एक तो हमारे पास है चेंजेस इन इनिशियल रेजिस्टिविटी पर, और सेकंड करती है हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस पर, यानी कितना टेम्परेचर आपने क्या किया है, वेरी किया है। क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां से सपोज करो कितना चेंज आया हमारे पास, डेल्टा रो का चेंज आया है। डेल्टा रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दो चीजें पर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, एक तो रो नॉट पर, इनिशियल रेजिस्टिविटी पर, सेकंड टेम्परेचर डिफरेंस पर। किस पर, टेम्परेचर डिफरेंस पर। दोनों कंबाइंड हमारे पास है, यहाँ से प्रोपोर्शन से रिमूव करोगे क्या लगाओगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट एल्फा डेल्टा टी। क्या है बेटा, एल्फा। अब बात रही है एल्फा क्या है, एल्फा यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज किया है हमने। अब देखो फिर वही बात करें, एल्फा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स है हमारे पास है। किसी भी कंडक्टर की बात करें हमारे पास क्या है, फिक्स है ये। तो यहाँ बात करें हमारे पास क्या हो गया, वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर करता तो हम क्या यूज नहीं करते, एज ए कांस्टेंट कंसिडर नहीं करते। अब बात रही सर एल्फा क्या है, तो एल्फा हमारे पास है थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट हमारे पास है। ठीक है। अब यहां से अगर एल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या है, तो देखो इसको इक्वेशन हमारा फर्स्ट कंसिडर कर लें। एल्फा यहां से क्या होगा बेटा, एल्फा हो जाएगा डेल्टा रो बाय रो नॉट डेल्टा टी, डेल्टा रो बाय रो नॉट डेल्टा टी। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया किसका, एल्फा का, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट का। ठीक है। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, सपोज करो इफ हम बात कर लें रो नॉट इज इक्वल टू 1 ओम इंटू मीटर है, रो नॉट कितना बेटा, 1 ओम इंटू मीटर हमारे पास आ रहा है। और डेल्टा टी जो हमारे पास है वो है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। या तो आप डेल्टा टी कितना लो, 1 डिग्री सेल्सियस लो, या फिर हम मत करें 1 केल्विन यूज करें। देखिए बाकी कई स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है सर, माइंड में अगर आ रहा होगा कि सर डिग्री सेल्सियस केल्विन इक्वल थोड़े होता है हमारे पास, आपने तो यहाँ कह दिया 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल है। बेटा हमने यहाँ बोला है डेल्टा टी इक्वल है। बेटा मुझे पता है हमारे पास ये वाला तो सही है कि हमारे पास है टी डिग्री सेल्सियस जो है नॉट भी इक्वल होता है टी केल्विन के, नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बट डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑलवेज भी इक्वल होता है डेल्टा टी केल्विन के। कोई भी चीज़ें करके देख लेना, जितना चेंजेस हमारे पास है डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही चेंजेस किस में आएगा बेटा, केल्विन में भी आएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ बात करें हमारे पास है डेल्टा टी का वैल्यू कितना कंसिडर किया हमने, 1 कंसिडर किया, तो बताओ क्या होगा, एल्फा का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा रो के इक्वल। एल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेटा, डेल्टा रो के इक्वल। दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं
the thermal resistivity coefficient of a conductor is defined as the amount in the changes in resistivity. The amount in the changes in resistivity when we increase the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है, if the container या conductor containing 1 ohm into meter resistivity. क्लियर है? इसका मतलब 1 ohm into मीटर रेसिस्टिविटी वाले किसी कंडक्टर के टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का अगर हम चेंजेस करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी में जो चेंजेस आएगा उसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ही किसके इक्वल होगा? अल्फा के इक्वल होगा. दैट मीन्स थर्मल रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट के इक्वल होगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से हम रेफरेंस लिख सकते हैं. मेरे पास दोबारा बोल रहा हूँ बेटा यहाँ से क्या, the thermal resistivity coefficient of any conductor is defined as the amount in the changes in the resistivity, the amount in the change in the resistivity by increasing in the temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है, when if बात करें when या where the resistivity of the conductor is 1 ohm into meter. क्लियर? चलिए यहाँ से बात करें, हमारे पास है कुछ नहीं करना है आगे. अगर आप उससे पूछे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी के कोफिशिएंट की बात करें, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? अल्फा की. यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा क्या लिखेंगे बेटा यूनिट ऑफ अल्फा के बारे में? देखिए ये डेल्टा रो है, तो डेल्टा रो चेंजेस जो आएगा वो भी हमेशा किस में होगा? ओम इंटू मीटर में ही आएगा ना. अरे भाई दो रेसिस्टिविटी का चेंजेस जो है वो रेसिस्टिविटी तो होता है. तो यहाँ बात करेंगे ओम इंटू मीटर बाई ओम इंटू मीटर. नीचे टेम्परेचर केल्विन डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनवर्स, तो यहाँ से हो गया डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ये मेरे पास क्या है? यूनिट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट. क्लियर है? यहाँ तक बात में आ गई? तो देखो हम बात करें, जब भी किसी टेम्परेचर की बात करें या किसी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर के टेम्परेचर में अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. और तो इंक्रीमेंट इन द रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, दोनों की बात करें हमारे पास है डेल्टा रो इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द थर्मल रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट. क्लियर? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं. ओके डन. चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वैल्यू आई थी बेटा डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या था हमारे पास है? डेल्टा रो बाय रो नॉट डेल्टा टी. ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास वैल्यू आई थी. ठीक है, चलिए ये मेरे पास क्या है? थर्मल रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट. थर्मल रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट. ठीक है, चलिए अब बात करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हमें रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से बात करें इस इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज करेंगे, बिकॉज डेल्टा रो का वैल्यू कितना था बेटा? डेल्टा रो का वैल्यू है रो टी माइनस रो नॉट. अरे चेंज इन रेसिस्टिविटी आया था ना, तो देखिए ये वैल्यू पुट कीजिए बेटा यहाँ से, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ से बात करूँ तो रो टी इज इक्वल टू कितना बेटा? रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी. दैट मीन्स वी कैन राइट रो टी इज इक्वल टू कितना आएगा? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. By using this formula we can easily find the resistivity of given conductor at the temperature T. ठीक है, by using this formula. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, यहाँ से बात करूँ मेरे पास डेल्टा टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 0 टू टी. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ रो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो नॉट 1 प्लस अल्फा ओनली टी. रीजन बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर कितना कंसिडर करें हम? 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू टी. सेकेंड टेम्परेचर जो होगा वही तो टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा, कह सकते हैं हम. ठीक है, चलिए अगर मान लो इफ रेसिस्टिविटी एट T1 टेम्परेचर इज कितनी है? रो 1 एंड रेसिस्टिविटी T2 टेम्परेचर इज गिवन कितनी बेटा?
रो टू, ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास है। T1 टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कितनी है, रो 1 है। T2 टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है, रो 2 है। तो यहाँ से बात करें रो T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, रो T1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चार इक्वेशन मेरे बड़ा हमारे पास क्या है, ऐसे हैं जो आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बेटा, अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास डेल्टा रो यानी कि रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस जीरो, तो टी रहेगा। या फिर हम बात करेंगे रो T2 माइनस रो T1 अपॉन रो T1 जो हमारे पास है इंटू T2 माइनस T1। क्लियर यहाँ तक। चलिए ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है किसका, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट का। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास क्या होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी इफ द इट्स डायमेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमारे पास डायमेंशन कांस्टेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बात करें, रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है तो उससे कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस भी तो वेरी करेगा। सेम यही फॉर्मूले बेटा हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। सेम यही फॉर्मूले, ठीक है। क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, वही मतलब हमने क्या बोला है 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने रेजिस्टेंस कितना कंसिडर किया, R0, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना कंसिडर किया, RT कंसिडर किया है। तो यहाँ से बात करूँगा RT का वैल्यू कितना जाएगा, R0, पहले अल्फा की बात कर लें, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू टी, जैसे कि ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ठीक है। पास में आ गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं RT का वैल्यू कितना जाएगा बेटा, RT का वैल्यू जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, RT2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये लो, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं या रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या बात करें थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन है, किस पैटर्न से आता है वो हम बात करने वाले हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, फॉर्मूला जरूर याद रखना बेटा, अगर फॉर्मूला अगर लर्न होगा आप इजीली सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आएगा इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेसिस ही आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेसिस और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास ग्राफ पर बेस, जो हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा, क्वेश्चन ये दे रखा हमारे पास, इफ ए कॉपर वायर हैज 20 ohm at 0 degree Celsius and 26.4 ohm at 80 degree Celsius, then find out thermal resistivity constant। ठीक है, क्या होगा दैट में अल्फा कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या गिवन है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है, दैट में R0 गिवन है कितना 20 ओम, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है 80 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि T इज इक्वल टू 80 गिवन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस RT गिवन है कितना 26.4 ओम, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला हमारे पास, अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा क्या होगा, तो देखिए अल्फा हमने बताया था, बिकॉज अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल डेल्टा रो अपॉन में रो नॉट डेल्टा टी, ऐसे बात करेंगे डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी। अरे जैसे रो वेरी कर रहा है वैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा हमारे पास। चलिए तो कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू टी माइनस जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आएगा, ठीक है। चाहे उसको केल्विन इनवर्स में लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, आर डेल्टा आर कितना हो गया 26.4 माइनस 20 अपॉन में 20 इंटू 80, यही है। चलिए तो ये आंसर आएगा कितना 6.4 बाय
20 इंटू 80, पॉइंट कैंसिल कर दो, डिवाइड हो गया, 8 8 जा 64, 2 4 जा 8, 4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास है किसका, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट तो देखिए, ये हमारे पास ये तो कब है, जब हमारे पास थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट आपको गिवन हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस गिवन हो, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना हो। इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, इफ 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 120 ओम, कितना बेटा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिए ध्यान से, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आ गया 240 ओम, ठीक, कितना आ गया 240 ओम, और थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट गिवन है आपको बेटा अल्फा इज इक्वल 2 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। चलिए फटाफट है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T। T का वैल्यू क्या होगा, कौन से टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना गिवन है बेटा आपको 120 गिवन है, और T डिग्री सेल्सियस पे कितना गिवन है बेटा आपको 240 गिवन है। तो उस T का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया 240 हो गया, इसका अगर थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट कितना गिवन है बेटा 2 × 10⁻⁴ गिवन है। ध्यान देखिए बेटा, T कैलकुलेट करना है हमें, तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर लें हमारे पास, बिकॉज एल्फा इक्वल टू कितना था हमारे पास है RT माइनस R0 अपॉन में R0 डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T माइनस 0, T तो हुआ, T का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, T का वैल्यू निकाल लीजिए, तो RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू एल्फा, RT का वैल्यू कितना गिवन है, T डिग्री पर 240 माइनस 120 इंटू 2 × 10⁻⁴। देखो 240 माइनस 120 कितना आ रहा है, 240 माइनस 120, 240 माइनस 120 आ रहा है मेरे पास है सर 120, और 120 बाई 120 इंटू 2 इंटू 10⁻+4 मान लूँ, 120 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 10,000 बाई 2, दैट मीन आंसर कितना आ रहा है 5000 डिग्री सेल्सियस। अगर इनिशियल अगर 0 था तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 5000 डिग्री सेल्सियस पर करोगे तब जाकर के उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है, कब, अगर उसका थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट कितना हो 2 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस हो। क्लियर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है बेटा क्या, if the resistance of a conductor, if the is 5 ohm at 0 degree Celsius, 5.75 ohm at 100 degree Celsius, and 5.525 मान लो 25 ohm 80 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट हमारे पास T क्या होगा, उस T के टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा जिस पर उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5.25 ओम हो जाएगा। देखिए क्या गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है आपको 5, 100 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है 5.75, और T डिग्री सेल्सियस पे गिवन है कितना 5.25। आपको कैलकुलेट करना वो T डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो देखिए हमारे पास है, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस मैंने कितना कंसिडर किया, R0 कंसिडर किया, 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने कितना कंसिडर किया बेटा, R100 कंसिडर किया,
टी डिग्री सेल्सियस पे कितना कंसिडर कर लिया मैंने, आर टी कंसिडर कर लिया, ठीक है। और उसका थर्मल रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा है। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूँ, फर्स्ट सेकंड बात करते हैं, तो कितना जाएगा बेटा, R100 कितना जाएगा, R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ये तो होगा। और आर टी अगर निकालता हूं तो आर टी इक्वल टू जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहां से मुझे क्या निकालना, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड कर दें, या फिर हम बात करें, ये भी तो कर सकते थे, इससे ज़्यादा बेटर हमारे पास ऑप्शन है। अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा आर अपॉन में R0 डेल्टा टी। भाई हमने बोला अल्फा दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। भाई ये प्रोसेस आप कंप्लीट करो तो भी अल्फा रहेगा, ये प्रोसेस अगर कम फॉर्म कराते हो तो भी कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। अल्फा वेरी थोड़ी करेगा, नहीं सर अल्फा वेरी नहीं करेगा। इसको मैं लिख दूंगा कितना, R100 माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू 100 इक्वल टू जाएगा RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू टी माइनस 0। तो टी तो कैलकुलेट करना है, R0 से R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0 इंटू 100। ये लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कितना होगा टी डिग्री सेल्सियस, देखिए ध्यान से, आर टी का वैल्यू देगा 5.25 माइनस 5 अपॉन में 5.75 माइनस 5 इंटू कितना 100, 5.25 माइनस 5 0.25 बाई 0.75 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 3 टाइम्स 100/3, 100/3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना हो गया 33.33 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, सॉरी डिग्री सेल्सियस ओनली। क्लियर है। इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, अगर आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन हो या रेजिस्टिविटी गिवन हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो आप उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो, और कोएफिशिएंट गिवन हो तो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए, ये तो बात समझ में आ गई हमारे पास है कि रेजिस्टेंस का, या किसी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर राइज करते हैं, उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। अब बात ये आ रही है, अगर रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज हो रहा है, बट कंडक्टर्स के अलावा सेमीकंडक्टर अगर हो तो क्या होगा, या इंसुलेटर हो तो क्या होगा। तो देखो सेमीकंडक्टर में हम बात करें, करंट कंडक्ट नहीं होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम बात करें तो करंट जो होती है कंडक्ट नहीं होती है। रीजन उसमें पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पर जैसे ही हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं, पेयर जनरेट होते हैं, ठीक है। उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो देखिए कुछ ग्राफ हमारे पास गिवन है, वो ग्राफ हम स्टडी करते हैं। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, सॉरी ग्राफ है रो वर्सेस टेम्परेचर, रो वर्सेस टेम्परेचर। फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ होती है हमारे पास। ये है हमारे पास कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। सेकेंड हम बात करते हैं, हमारे पास है अलॉय, अलॉय की बात करें हमारे पास कौन सा, मैग्नीन, ठीक है। मैग्नीन ऐसे हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जिनका हम बात करें, जिनका थर्मल रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है या वेरी नहीं करता है या बहुत जीरो होता है। उस सिचुएशन में बात करें या बहुत लो होता है हमारी बात करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रेजिस्टिविटी में कोई या रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता, अप्रॉक्स कांस्टेंट रहता है।
ये रो है, ये T डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिससे न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ बात करें टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ जीरो नहीं करना, वहाँ भी जीरो नहीं करना है, ठीक है। ये ग्राफ जरूर ध्यान रखना, दोनों साइड जीरो नहीं करना है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी इन द टेम्परेचर फॉर द अलॉय, फॉर कंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स, या मत करें फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर की बात करें हमारे पास, किसी नॉर्मल टेम्परेचर से अगर लो टेम्परेचर पर आते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाती ही, पर्टिकुलर टेम्परेचर जाती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी सडन जीरो हो जाती है, और ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक्चुअल में ये किसके लिए बेटा, सुपर कंडक्टर के लिए। ठीक है। अब बात करें सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं, मटेरियल सच मटेरियल्स विच हैव जीरो रेजिस्टिविटी। जीरो रेजिस्टिविटी का कैरेक्टरिज्म मत करें, या कैरेक्टरिज्म में होता है वो क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टिविटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो हो जाए। रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे नेग्लिजिबल ही हो पर होगी जरूर, जीरो नहीं होती है, ठीक है। पर हाँ बस हम मान लेते हैं क्या, एट लो, वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर हम क्या कंसिडर करते हैं, एच जी। मरकरी जो होता है उसको एज ए सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। अच्छा इंसुलेटर का एग्जांपल नहीं बोला हमने, इंसुलेटर में हम बताते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा जो हमारे पास आएंगे, लेड है। तो हमने क्या बोला, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सच मटेरियल्स दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी एट ए सर्टेन टेम्परेचर, या फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, फेनोमेनन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, देखिए ध्यान से, when we increase the temperature the resistivity of the conductors are increases, ठीक है, and when we decrease the temperature then the resistivity of the temperature the conductors also decreases, and at a certain temperature such materials have the zero resistivity. At a certain temperature some materials have a zero resistivity, ठीक है। these materials are known as superconductor and this property is known as superconductivity. क्लियर है यहाँ तक। और जिस टेम्परेचर पर हो क्या होता है, रेजिस्टिविटी कितनी थी, जीरो होती है। एट टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर गिवन बिकम्स जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर में बात करते हैं यहाँ, तो वहाँ पर बात करें एच जी को हम क्या करते हैं, एज ए सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, रो वर्सेस टी फॉर कंडक्टर्स, रो वर्सेस टी फॉर अलॉय और मैग्नीन। तो बात करें रो वर्सेस टी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो यहाँ बात करें सिलिकॉन, जर्मेनियम लाइक, और रो वर्सेस टी सुपर कंडक्टर, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए, तो इस टाइप से बात करते हैं, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर ध्यान रखना बेटा, सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन हम बताते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, when we increase the temperature resistivity of the conductor increases, and when we decrease the temperature resistivity also decreases, ठीक है। and at a certain temperature some materials या some conductors have zero resistivity at a certain temperature, ठीक है, zero resistivity, these conductors are known as superconductors, ठीक है, and this property is called superconductivity. clear है, like at very low temperature the Ag behave as a superconductor. क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर एट विद द कंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं हमारे पास देखिए, ये था हमारे पास है द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर बात करें हमारे पास है। यहाँ एक चीज बात करें हमारे पास है ओमिक, नॉन ओमिक या अनोमिक बात करें। ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। देखिए, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं हमारे पास है वो क्या है? ओमिक मटेरियल्स। वैसे एक्चुअल में देखा जाए बेटा, ओम्स लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ नेचर का लॉ नहीं है बेटा, ठीक है। ओम्स लॉ इज नॉट ए लॉ ऑफ नेचर, ऐसा नहीं है। And it is also not a universal law that apply applied at all conditions, ठीक है, दैट कैन अप्लाई एट ऑन। ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है जिसे हम क्या कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर या किसी भी कंडीशन पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। ये एक फिक्स एक रीजन पर वर्क करता है, एक लिमिटेशन पर वर्क करता है, ठीक है। और ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, दैट दीज आर नॉन एज ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। ओमिक मटेरियल्स तो कौन से होंगे? ओमिक तो क्या होंगे? ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। और नॉन ओमिक की बात करते हैं तो डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। बात में आ गई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना बेटा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क करता है। ये भी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर बात करते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर, at high temperature, at very low temperature, materials don't obey Ohm's law, ठीक है। दैट मीन्स बात करें, अगर मैं बात करूं Ohm's law का मतलब क्या था? V is directly proportional to I, तो V is equal to कितना जाएगा? IR। तो यहां बात करेंगे द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट मस्ट बी क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। बट ये जो स्ट्रेट लाइन आता है बेटा किसके लिए आता है? हमारे पास है नॉर्मल टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर पे भी ग्राफ नहीं आता है और वेरी लो टेम्परेचर पे भी ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे पास, देखिए ये तो हमारे पास है ओमिक में तो कौन से आते हैं? लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है? ओमिक मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटा। फिर हमने कहा ना कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट वेरी हाई और लो टेम्परेचर दे डोंट ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है। दैट मीन्स वो भी क्या होंगे? कौन से होंगे? नॉन ओमिक होंगे या अनोमिक मटेरियल्स होंगे। और ऐसे नॉर्मल मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी पोजीशन पर बात करें, सिचुएशन में बात करें, किसी भी सिचुएशन पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन से बेटा? वो अनोमिक या नॉन ओमिक मटेरियल्स। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो हम बात करें कुछ हमारे पास किन सिचुएशन में बात करें तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या आता है? फॉलो नहीं होता है या ओबे नहीं किया जाता है। तो देखिए, सम कंडीशंस यहां बात करें कंडीशंस एट विच Ohm's law is not applicable, ठीक है। कहां नहीं होता? फर्स्ट हम बात करें मटेरियल के बेस पर देखा जाए तो मटेरियल के बेस पर देखा तो वैक्यूम ट्यूब
देखिए वैक्यूम ट्यूब जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर मत करें, यहाँ पे नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में मत करें, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, ओबे नहीं करती है। वैक्यूम ट्यूब की बात कर मत करें। रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर्स, क्रिस्टल रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हम यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ठीक है, एंड सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एटसेट्रा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट हमारे पास वैक्यूम ट्यूब है, रेक्टिफायर्स हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं। देखिए ये तो हमारे पास है रेक्टिफायर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब हमारे पास किससे फॉर्म होते हैं? डायोड से फॉर्म होते हैं हमारे पास है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। रीजन यहाँ बात करें, इनकी भी लिए देखिए ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये होता है मेरे पास है आई वर्सेस, ये आई है, ये वी है, और ये मेरे पास क्या है, वी है, ये क्या है, आई है। तो ये जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या? नहीं आ रही है, क्लियर यहाँ तक। तो ये ऐसे हमारे पास हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अच्छा थर्मिस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल्स होते हैं जो टेम्परेचर पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर में वेरिएशन से भी क्या होता है, उनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर में बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन कर दीजिए तो भी क्या होता है, उसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टंगस्टन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब फिलामेंट जो होता है हमारे पास है, वो सब किस में आता है? थर्मिस्टर में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हीटर यूज करते हैं, ठीक है, और गीजर में हम बात करें जो रोड यूज करते हैं, क्लियर हुआ, वो सब किस में आती है? थर्मिस्टर में आती है। सुपर कंडक्टर्स, जैसा कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया था अभी हमने, तो सुपर कंडक्टर्स की बात की, हमने कहा कि सुपर कंडक्टर्स भी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ये तो मटेरियल्स हुए। सेकेंड हमने कहा कंडीशंस बात करें हमारे पास है, या सिचुएशन बात करें, कौन सिचुएशन में बात नहीं करते हैं? ये तो मटेरियल्स हैं, और सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, एंड सेकेंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर भी क्या होता है हमारे पास, ओम्स लॉ फॉलो ओबे नहीं होता है, और वेरी हाई टेम्परेचर पर भी हम बात करें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। और हम बात करें एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करते हैं, तो वहाँ भी ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। या मत करें हमारे पास देखिए नॉर्मल टेम्परेचर तक तो मत करें, V वर्सेस I जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बट हम बात करते हैं इसके ज़्यादा ही जैसे ऊपर जाते हैं तो ये ग्राफ वेरी करने लग जाता है, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर पर बात करें तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, वोल्टेज में वेरिएशन क्या होगा, करंट कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, क्लियर है। तो ऐसे मटेरियल्स कौन से होते हैं हमारे पास है, नॉन ओमिक या अनओमिक मटेरियल्स होते हैं, क्लियर है यहाँ तक, बात में आ गई। नॉन ओमिक या अनओमिक मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन सिचुएशन में नहीं करते सर? इन सिचुएशन में करते। ये तो मटेरियल्स है जो कभी नहीं करते, और कुछ कंडक्टर्स हम बात करें जो करते हैं वो भी किस पे, इन सिचुएशन पर तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। ये कंडीशन है किसकी, अनओमिक या नॉन ओमिक मटेरियल्स की, ठीक है, बात में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही बात करेंगे, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।